नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजुवर्ड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करी थी जिसमें हम जीव विज्ञान के बेसिक परिचय को लेकर बात कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये हम लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य जीव विज्ञान के क्षेत्र में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बेसिक्स की वजह से गलत नहीं हो। ठीक है, आप उनको ठीक तरह से कर पाओ, ठीक तरह से समझ पाओ। और इसी उम्मीद के साथ हम अपना आधार जो सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स है एनसीईआरटी, उन्हीं के आधार पर हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हमने बात की थी कि जो जीव विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, जो हमारे पास है बायोज प्लस लोगोस। इन्हीं दो शब्दों से, ये लैटिन भाषा के दो शब्द है, इन्हीं से बायोलॉजी शब्द बना है, जीव विज्ञान शब्द बना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इनके अंग्रेजी में मीन निकाले तो बायो प्लस लॉजी, और इसका अर्थ हुआ था सजीवों का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर हमारे पास एक नया शब्द आया तो वो है सजीव। सजीव मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो शब्द है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका संक्षिप्त अर्थ मैंने आपको कल समझाया था कि ये जो सजीव होते हैं, सजीवों के पास कुछ महत्वपूर्ण इनके मूलभूत लक्षण होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स, जो इनको निर्जीवों से अलग करते हैं। इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करें हम तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर्स होता है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारे पास में वृद्धि या ग्रोथ, और दूसरा जनन। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है उपापचय, और चौथा है वातावरण के प्रति क्रियाशीलता। वातावरण के जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों के प्रति क्रियाशीलता। ये सजीवों का चौथा मूलभूत लक्षण है। अर्थात आप किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को अगर सजीव कह रहे हो तो उसके पास ये चारों चीज जरूर होगी। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में, जब उसका जन्म हुआ था, जब वो अस्तित्व में आया था, तब से उसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी, कितनी भी हो, थोड़ी सी भी वृद्धि दर्शाई है अगर उसने, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सजीव का एक मूलभूत लक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, वृद्धि को लेकर अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद जनन, तीसरा उपापचय, चौथा वातावरण के जो भी परिवर्तन होते हैं उनके प्रति क्रियाशीलता। तो एक एक करके हम यहां से बात करते हैं। सबसे पहले हम वृद्धि को लेते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। अगर ये सजीवों का मूलभूत लक्षण है, पहला मूलभूत लक्षण है, तो किसे कहते हैं वृद्धि? देखो, वृद्धि एक कॉमन शब्द है जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी। लेकिन सिर्फ बढ़ोतरी कहने से काम नहीं चलेगा। हर बढ़ोतरी को हम क्या नहीं कह सकते? वृद्धि नहीं कह सकते। देखो, जब अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सजीवों में भी हो सकती है और निर्जीवों में भी हो सकती है। हम यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सजीवों की वृद्धि। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हर बढ़ोतरी को आप सजीवों की वृद्धि नहीं मान सकते। तो बात करते हैं कि किसको हम सजीवों की वृद्धि कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं और उनको लेकर हम समझ सकते हैं कि सजीवों की वृद्धि क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखो, अगर आपके सजीव में आकार या आयतन, या फिर ऐसे बोल सकते हो आकार व आयतन, आकार व आयतन में जो बढ़ोतरी होती उसको आप वृद्धि कहोगे। लेकिन ये बढ़ोतरी भी किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी, तो आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आकार व आयतन में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी स्थायी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या कहोगे? वृद्धि कहोगे। ये चार शब्द आपके सजीवों की वृद्धि को अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं। सजीवों
के आकार व आयतन में होने वाली स्थायी बढ़ोतरी को आप क्या बोलोगे? वृद्धि बोलोगे। और सभी सजीव अपने जीवन काल में जब से लेकर उनका जन्म होता है मृत्यु तक कहीं ना कहीं ऐसा पीरियड जरूर आता है जिसके दौरान वो क्या करते हैं? वृद्धि दर्शाते हैं। ठीक है, देखो भाई, आकार व आयतन में होने वाली स्थायी बढ़ोतरी को ही आप क्या बोलोगे? वृद्धि बोलोगे। ठीक है, अब देखो ये जो एक और शब्द के रूप में या एक और तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, और वो तरीका है हमारे पास, आप इस आकार और आयतन को रिप्लेस कर सकते हो जैव भार से। जैव भार मतलब कि बायोमास। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सजीवों के जैव भार में होने वाली बढ़ोतरी को आप क्या बोलोगे? वृद्धि बोलोगे। तो जैव भार में बढ़ोतरी भी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं के रूप में आप सजीवों की वृद्धि को स्पेसिफाई या फिर डिफाइन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ये जो वृद्धि या ग्रोथ है हमारी, इसका रीजन क्या होता है? मतलब किसके द्वारा ये संपन्न की जाती? क्या होता है ऐसा सजीवों के अंदर कि उनके आकार या आयतन में बढ़ोतरी होती, या फिर हम यूं कहें कि उनके जैव भार में बढ़ोतरी होती है? तो इसका एक ही कारण है जो वृद्धि को संपन्न करवाता है, जो वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या फिर हम बोले कि सजीवों की जो वृद्धि है उसके लिए जिम्मेदार जो कारक है या फिर जिसकी वजह से वृद्धि होती है, वो होता है आपके पास कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब हम यूं कह सकते हैं कि हमारे सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। छोटी छोटी सी यूनिट्स होती है कोशिकाएं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये जो कोशिकाएं होती है सभी सजीवों के अंदर पाई जाती। मैं एक लाइन में आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। आप अगर किसी को भी जीवित कह रहे हो या सजीव कह रहे हो तो 100% ये आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हो कि उसके पास कोशिका है, क्योंकि बिना कोशिका के जीवन संभव ही नहीं है। आप जीवित चीज की कल्पना कर सकते हो तो उसके लिए 100% क्या होगी? कोशिका होगी। जिस प्रकार से हम एक मकान या एक बिल्डिंग की जो यूनिट है ईंटों को मान सकते हैं, उसी प्रकार से सजीव की जो यूनिट है ना, जिससे मिलकर सजीव पूरा बना हुआ है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, वो चीज है कोशिका। यहाँ पर जो जितने भी लक्षण आपको दिख रहे हैं ये सभी कहीं ना कहीं कोशिकाओं की वजह से, इन सभी में कोशिकाओं का जिक्र जरूर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम कोशिका विभाजन की। कोशिकाएं विभाजित होती है और 1 से 2 बन जाती। ये कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट हमको रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मकसद यहाँ पर यह है कि कोशिकाएं विभाजन करती है जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। संख्या बढ़ेगी अगर, तो इससे क्या होगा? सजीवों में वृद्धि होगी। अगर कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी? सजीवों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये बात बहुकोशिकीय जीवों के लिए बिना किसी संदेह के आप स्वीकार कर सकते हो। लेकिन जैसे ही बात आती है एक कोशिकीय सजीवों की, एक कोशिकीय सजीवों में अगर कोशिका विभाजन हो गया तो उससे तो एक सजीव 2 सजीवों में बट जाएगा, और उससे क्या होगा? एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, एक सजीव से 2 सजीव बन जाएंगे, और फाइनली वहां पर क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को लेकर हम जब जनन वाले टॉपिक की बात करेंगे तब भी हम दोबारा बात करेंगे। अर्थात एक कोशिकीय सजीवों में अगर आपने कोशिका विभाजन करवाया तो उससे क्या होगा? जनन होगा। लेकिन हम इस बात से विमुख नहीं हो सकते या इस बात से मना नहीं कर सकते कि वहां पर वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पे वृद्धि भी हो रही है। वहां पर जो वृद्धि है एक कोशिकीय सजीवों में, वो आपको जनन के रूप में दिखाई देगी, वहां पर आपको जैव भार के रूप में दिखाई देगी, वहां पर आपको पूरे जो समष्टि है, पूरी पॉपुलेशन है उन सूक्ष्म जीवों की। ऐसा किस में होगा? सूक्ष्म जीवों में होगा। एक कोशिकीय सजीव कौन होते हैं? या तो जीवाणु होते हैं मैक्सिममली, या कुछ कवक होते हैं जिनको ईस्ट कहते हैं, या फिर आपके प्रोटोजोअन्स होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि एक कोशिकीय सजीवों में जो जनन है या वृद्धि है,
यूं कहें कि ये दोनों लक्षण एक ही युग्म के दो अलग अलग चीजें, एक ही ब्रांच, मतलब कि सजीव, एक कोशिका सजीवों में अगर आप कोशिका विभाजन करवा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, उनमें जनन भी हो जाएगा और उनमें वृद्धि भी हो जाएगी। एक कोशिकीय सजीवों के लिए कोशिका विभाजन जनन और वृद्धि का द्वियुग्मी लक्षण है। इस प्रकार से हमारी एनसीईआरटी हमको एक्सप्लेन करती, ठीक है। अब देखो आगे और बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वृद्धि को। तो आपके जो सजीव है, सजीवों में जो वृद्धि होती है, क्या सिर्फ सजीवों में ही वृद्धि होती है? नहीं, निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, मतलब कि सजीवों की बॉडी के अंदर से या सजीवों की कोशिकाओं के अंदर से वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो सतह से होती है, बाह्य रूप से होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। जो एक्सट्रिंसिक वृद्धि है उसमें किसी पदार्थ का जमाव होता है सतह के बाहर की ओर, और उससे होने वाली वृद्धि को हम बाहरी वृद्धि कहते हैं। और सजीवों में जो भी वृद्धि होगी कोशिकाओं के अंदर से होगी, कोशिका विभाजन के कारण होगी, और इस प्रकार की वृद्धि को हम बोलेंगे आंतरिक वृद्धि, ठीक है। तो आप इस वृद्धि वाले टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। कुल मिला के बात है, सजीव अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वृद्धि दर्शाते हैं, और उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के कारण बहुकोशिकीय जीव संख्या में वृद्धि करते हैं, संख्या में बढ़ोतरी करते हैं कोशिकाओं की में, और फाइनली क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि हम ह्यूमन बींग्स से हमारा जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ही कोशिका से हुआ है, और वो कोशिका थी युग्मनज। और आज हम करोड़ों अरबों कोशिकाओं के धनी हो गए। उसका रीजन ये है कि हमारी कोशिकाओं ने फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से इस तरह का विभाजन किया जिससे हमारी वृद्धि हो पाई, ठीक है। तो सभी जीव वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा। यहाँ पर स्थायी बढ़ोतरी होती है। ये स्थायी बढ़ोतरी आप यूं कहो कि आकार व आयतन में होती, या फिर यूं कह सकते हो कि जैव भार में होती। एक कोशिकीय सजीवों के लिए कोशिका विभाजन जो होता है, जनन और वृद्धि दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और वृद्धि जो सजीवों में होती है वो किस रूप में होती है, आंतरिक रूप में होती, ठीक है। और प्रत्येक सजीव वृद्धि दर्शाता है। वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, ये सजीवों की वृद्धि की बात कर रहे हैं। सजीव अगर वृद्धि करेंगे आंतरिक रूप से करेंगे, और अगर निर्जीव वृद्धि कर रहे, निर्जीव का मतलब है जैसे कि पहाड़ है ना, पहाड़ वगैरह है ना, उसके अलावा लोहे पर जंग लग जाती है, थोड़ा सा वो भी वृद्धि कर ही लेता है। तो इस तरह से पहाड़ वगैरह जो वृद्धि कर रहे हैं वो किस रूप से वृद्धि करते हैं, बाह्य रूप से, ओके। ओके, तो इसके बाद अगर हम जनरल वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते हैं। ग्रो करने की जो प्रॉपर्टी है वो केवल किसके पास होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है। यही वृद्धि कर सकते हैं, छोटे से बड़े हो सकते हैं ये। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगले लक्षण को लेकर हम बात करेंगे। सजीवों का अगला मूलभूत लक्षण जो है हमारे पास में जनन। अगर दोस्तों हम जनन को लेकर बात करें तो जो जनन है ये एक ऐसा लक्षण है जिसको डिफाइन करना जरूरी है। रिप्रोडक्शन, अगर हम जनन की बात करें तो जनन का अर्थ क्या होता है? जनन का अर्थ होता है अपने जैसी संतति निर्मित करना। संतति का मतलब है अपने जैसी जेरोक्स, ठीक है। देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक सजीव है, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसकी मृत्यु के बाद, जैसे हम खुद हमारी बात कर ले, मनुष्य ये सोचते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी जैसा यहाँ पर कौन रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक सजीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है, अपने जैसी जेरोक्स बनाता है, ठीक है। जनन क्या होता है, यह सजीवों का वो मूलभूत लक्षण है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव क्या करता है, जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है। प्रत्येक सजीव
अपने समान संतति उत्पन्न करता है। मतलब कि जैसे गाय का बच्चा गाय के समान ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो शेर के समान हो रहा हो, या फिर मनुष्य का बच्चा जो है बिल्ली के समान हो रहा हो, है ना। मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान होता है, तो अपने जैसी गुणों में समान लगभग समान संतति उत्पन्न किया जाता है। यही क्या कहलाता है, जनन या फिर रिप्रोडक्शन। अब देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें जनन एक ही प्रकार का नहीं होता। विभिन्न लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने अनुसार अलग अलग विधियों द्वारा जनन करना प्रारंभ किया। अगर हम एक ब्रॉड लेवल पर बात करें, विस्तृत लेवल पर, तो हम जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जनन का जो सामान्य प्रकार है जिसको बोला जाता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है हमारे पास कि इन दोनों जनन में क्या अंतर होता है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो देखो दोस्तों, जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सजीव है वह इस प्रकार से जनन करता है कि उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, युग्मक निर्माण नहीं। अगर जनन बिना युग्मक निर्माण के हो रहा है तो फिर उसको आप क्या बोलोगे, अलैंगिक जनन बोलोगे, बिना युग्मक निर्माण। और बिना युग्मक निर्माण के भी जनन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम बात करें जो हमारे शैवाल होते हैं, ऐसे शैवाल जो तंतुमय है, जिनका शरीर तंतुमय है या फिर तंतुमय हमारे कवक है, तो इनमें क्या होता है, जैसे ये कोई भी शैवाल है, इसकी जो प्लांट बॉडी है ये बीच में से ब्रेक हो जाएगी, दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाएगी, और प्रत्येक भाग के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, नए शैवाल या नए कवक का निर्माण कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जनन हो रहा है, इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। इसमें कोई युग्मक नहीं बनते। अब ये युग्मक क्या होते हैं इसको लेके भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इतना सा समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। ये केवल लैंगिक जनन के दौरान ही बनती है, और इनके बनने के बाद में एक जो जनक होता है उससे नर युग्मक, उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको नर जनक कहते हैं, और वो मादा जनक के मादा युग्मक के साथ मिलता है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण। और जो ये युग्मक होते हैं, ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। और बाद में जब ये निर्मित हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलकर, ठीक है, जो प्रक्रिया संपन्न करते हैं ये उसको कहा जाता है निषेचन, निषेचन। और जो प्रक्रिया ये संपन्न करते हैं उसको कहा जाता है निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज, या फिर इसी संरचना को हम अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है ना। ये संरचना जो निर्मित होती है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलगित होने से, मतलब दोनों के मिलने से, इसको क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका नर युग्मक भी एक कोशिकीय होता है और मादा युग्मक भी एक कोशिकीय होता है ना। अब ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलेगी और मिलकर एक ही कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नर युग्मक सामान्यतः अगुणित होता है और मादा युग्मक भी सामान्यतः कैसा होता है, अगुणित होता है। और इनसे बनने वाला जो जाइगोट है ये कैसा होता है, द्विगुणित। मतलब आधे गुणसूत्र इधर से आएंगे और आधे गुणसूत्र इधर से आएंगे, और आधे आधे मिलके टोटल पूरे गुणसूत्र हो जाएंगे, समझे।
इसको आगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है, नर पैतृक नर युग्मकों का निर्माण करता है, मादा पैतृक मादा युग्मकों का निर्माण करता है, और फिर कहीं ना कहीं ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं। हो सकता है कि ये युग्मक मादा के शरीर के अंदर मिल रहे हो, ठीक है, तो फिर इस प्रकार के लैंगिक जनन में जो निषेचन होता है उसको कह देंगे हम आंतरिक निषेचन। या फिर मेंढक जैसे जीव में ये जल में भी मिल जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं? मेंढक में, जल में। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। तो ये निषेचन आपके बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों प्रकार के जो जनन है, इनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है संतति निर्माण करना, ताकि सजीवों की मृत्यु के बाद भी उनके जैसा जीव पृथ्वी पर रह सके। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने जनन की परिभाषा बोल देता हूँ। जनन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है। अब देखो, अगर हम जनन की बात करें तो क्या जनन को सजीवों का ऐसा लक्षण मान सकते हैं क्या जो सिर्फ सजीवों में ही होता है और उसके अलावा इसका कोई अपवाद नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनन नहीं दर्शाने वाले भी हमारे पास कुछ सजीव है। जैसे कि हम बात करें म्यूल्स की। म्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम खच्चर कहते हैं, है ना। खच्चर या म्यूल्स की बात करें हम, तो ये खच्चर जनन करने में सक्षम नहीं होते, ये जनन नहीं करते। उसके अलावा आपकी जो नर मधुमक्खी होती है, आपकी जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, वर्कर बी, श्रमिक मधुमक्खी, ये भी क्या है? जनन नहीं करती, ठीक है। तो श्रमिक मधुमक्खी हो गई, म्यूल्स हो गए, खच्चर, और उसके अलावा ऐसा दंपत्ति मान सकते हो जो जनन जिसको बंदे बोल सकते हैं, बंदे या फिर बाज दंपत्ति। ये मनुष्य का ऐसा जोड़ा है, ऐसा युगल, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ असामान्यताएं हैं जिस कारण से वो जनन नहीं कर पा रहे। तो क्या वो सजीव नहीं है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों कि बिल्कुल अगर जनन हो रहा है तभी हम सजीव बोलेंगे। सामान्यतः ये जनन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जैसे जिनसे ये निर्मित हुए हैं कहीं ना कहीं वो जनन कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम बात करें म्यूल्स की, तो म्यूल्स का फॉर्मेशन किससे होता है? तो म्यूल्स कैसे बनते हैं? देखो, खच्चर कैसे बनते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो विशेष प्रकार से होता है। इनके जो पैतृक होते हैं उसमें जो मेल लिया जाता है वो गधा होता है, और जो मादा पैतृक होती है वो मादा घोड़ी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? तो मनुष्य ऐसा अपने फायदे के लिए करता है। नर गधे और मादा घोड़ी में निषेचन करवाने से उसको दोनों के श्रेष्ठ लक्षण मिल जाते हैं। हम इस तरह के अलग अलग प्रजातियों में अगर संकरण करवा रहे हैं तो इनसे जो संतति उत्पन्न होती है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों के गुण उसमें आ जाए। जैसे कि मान लो आपका जो गधा होता है उसमें मेहनत करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी जो परिश्रम की क्षमता होती है वो गधे के अंदर होती है। तो इसी क्षमता को लाने के लिए और उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ने के लिए क्या किया जाता है? जो घोड़े का उपयोग किया जाता है उसके बहुत पैर मजबूत होते हैं, लेकिन घोड़ा जल्दी थक जाता है। तो हम चाहते हैं कि परिश्रम भी अधिक हो और पैर भी मजबूत हो। तो उसके लिए क्या किया? नर गधे और मादा घोड़े में दोनों में समागम करवाया, और इससे जो जीव बना उसका नाम क्या है? खच्चर। लेकिन खच्चर जो आगे बना उसमें जनन की क्षमता नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्जीव है, वो भी एक तरह का क्या है? सजीव है, ठीक है। उसके बाद श्रमिक मधुमक्खी की बात करें तो श्रमिक मधुमक्खियों का निर्माण मादा जो रानी मधुमक्खी होती है उसी के द्वारा किया जाता है। बस क्या है कि इस श्रमिक मधुमक्खी के जो अंडाशय है वो विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि बचपन का मतलब है यहाँ पर लार्वा अवस्था में इसको कौन सा भोजन दिया गया? इसको साधारण जेली दी गई खाने के लिए, और साधारण जेली की वजह से इसके अंडाशय विकसित नहीं हो पाए, इसलिए यह बंदे रह जाए। इसी तरह से जो मानव की बांझ दंपत्ति है या स्टेराइल जो दंपत्ति है, कपल, तो इस तरह का जो हम बात करें तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असामान्यताएं पाई जाती है। हो सकता है इस कपल का जो नर साथी है उसमें कहीं ना कहीं शुक्राणुओं की संख्या कम निर्मित हो रही हो,
जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या फिर शुक्राणु मृत अवस्था में हो, एजोस्पर्मिया की कंडीशन हो, तो डिफरेंट कंडीशन की वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं हो पाते। या फिर मादा में भी हो सकता है कि कुछ मादा साथी में भी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि अंडाणु का निर्माण नहीं होना या फिर अंडाणु का सही से विकास नहीं होना। तो इस तरह से यहाँ पर जनन जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके लिए जनन और वृद्धि एक ही जैसे है। हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पर कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करवाए हम या फिर वृद्धि करवाएं। जनन भी कहीं ना कहीं किसके कारण होता है? कोशिका विभाजन के कारण ही होता है, चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो। ठीक है, अब उसके बाद हम अगले लक्षण पे आएंगे सजीवों के, और वो अगला लक्षण है उपापचय क्रियाएं। प्रत्येक सजीव क्या करते हैं? उपापचय क्रियाएं दर्शाता है। उपापचय क्रियाएं, अगर सजीवों के अंदर हम बात करें उपापचय क्रियाओं की, तो हम इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं अंग्रेजी में। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सजीवों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती, रासायनिक अभिक्रियाएं, और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं? उपापचय क्रियाएं बोल सकते हैं। उपापचय क्रियाएं एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसके अंदर होती है? सजीवों के अंदर होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कैटाबोलिक होती है, और कुछ ऐसी होती है जो एनाबोलिक होती है। मतलब कि ये जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ये उपचयी प्रवृत्ति की होती है। उपचयी का मतलब ऑक्सीकारी प्रवृत्ति की होती है, और इनका कार्य किसी भी चीज को तोड़ना होता है। ठीक है, तोड़ना या ब्रेक डाउन करना है ना। और ये वाली जो एनाबोलिक होती है इनको कहा जाता है अपचयी, और अपचयी वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इन्हीं को हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? कोई भी नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इनको निर्माणकारी अभिक्रियाएं भी कहते हैं, निर्माणकारी। और इनको कहा जाता है विघटनकारी। ये विघटन करने का कार्य करती है। कैटाबोलिक जो रिएक्शन होती है इनमें जो फेमस एग्जाम्पल है वो होता है कैटाबोलिक का, वो होता है श्वसन। और श्वसन के दौरान आपको पता है कि श्वसन के दौरान क्या होता है। मैं एक बार यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ श्वसन को। अगर आप श्वसन को एक सामान्य तरीके से समझो तो श्वसन के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, यही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर टूट रहा है तो इससे बन जाता है CO2 प्लस H2O। और ये क्या है? ग्लूकोज का टूटना ही तो है एक तरह से, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट कर वो 6CO2 और 6H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, यही श्वसन है। ये वायवीय श्वसन की अभिक्रिया मैंने यहाँ पर लिखी। अवायवीय श्वसन की बात करें तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, और क्या है। ठीक है, और वहाँ पर CO2 के अतिरिक्त एक कार्बनिक प्रोडक्ट भी बन जाएगा। हम आगे बात करेंगे श्वसन को लेकर। ठीक है, तो ये श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैटाबोलिक, मतलब तोड़ने वाली, विघटनकारी अभिक्रिया है। और यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम श्वसन के दौरान? तो श्वसन के दौरान ATP ऊर्जा हमको मिल जाती है, और इस ATP की प्राप्ति के लिए हम ग्लूकोज को क्या करते रहते हैं? तोड़ते रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास दूसरी जो एनाबोलिक अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं की बात करें तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको निर्माणकारी कहा जाता है। जैसे कि आप इनमें एग्जाम्पल याद रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इनका जो फेमस एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, पहली बात तो जनरल वे में प्लांट्स में होता है। वैसे जो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उनको हम फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, और उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिनको हम नील हरित शैवाल कहते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? तो वायुमंडल की CO2 का उपयोग करते हैं और H2O का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उससे ये क्या बना लेते हैं? उससे ये भोजन बना लेते हैं। भोजन का मतलब है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर हमको H2O भी मिलता है। अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 6O2 प्लस 6H2O,
ये ऐसा क्यों होता है? प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में हम यहाँ पे 6H2O ही ले लेते हैं, इधर 6H2O निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रकाश संश्लेषण समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए कि इधर 12H2O आते हैं और इधर 6H2O आते हैं, उसका रीजन क्या है। और ये जो 6O2 होती है ये कहाँ से रिमूव होती है? H2O से आती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आती है? तो ये सारी चीज़ें हम प्रकाश संश्लेषण में समझेंगे। एक न्यू टॉपिक है हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण। तो देखो, ये जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीवों के अंदर होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सजीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। और ये जनरल वे में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, या तो ये अपचय होंगी या फिर उपचय होंगी। उपचय का मतलब कैटाबोलिक और अपचय का मतलब एनाबोलिक है ना, दोनों प्रकार की होती। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इस तरह से सम्मिलित कर सकते। एक तरह से सम ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इसको डिफाइन कर सकते, या फिर हम यूँ कहें कि ये जो उपापचय क्रियाएं ये एक प्रकार की जैविक क्रियाएं, लिविंग या लाइव प्रोसेसेज हम इनको बोल सकते हैं। एक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। ये उपापचय क्रियाएं केवल सजीवों में होती है ना। ये केवल किस में होती है? केवल सजीवों में, केवल सजीवों में। आप कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना जो प्रयोगशाला में करवा रहे हो या कृत्रिम माध्यम पे करवा रहे हो, इन विट्रो मीडियम पे करवा रहे हो, तो उसको कभी भी आप उपापचय क्रिया या जैविक क्रिया नहीं कह सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रयोगशाला में शोषण नहीं करवा सकते, आप प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण नहीं करवा सकते। ये जो लिविंग प्रोसेसेज है, जो लाइव प्रोसेसेज है, उपापचय क्रियाएं, ये केवल सजीवों में ही संभव है, ठीक है, बिना किसी अपवाद के। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सभी सजीवों में क्या पाई जाती है? उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, और केवल सजीवों में ही पाई जाती है। इसके अलावा निर्जीवों में कोई उपापचय क्रियाएं नहीं होती। उपापचय क्रियाओं में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हजारों प्रकार की हमारे अंदर चलती है। ये प्रोकैरियोटिक जीवों में भी उसी प्रकार से चलती है जिस प्रकार से यूकैरियोटिक जीवों में चलती है। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो ये हजारों की संख्या में होती, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है जो सजीवों के मूलभूत लक्षणों के अंदर आता है, और उसे हम बोलते हैं वातावरण के प्रति क्रियाशीलता। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, वातावरण के प्रति क्रियाशीलता, तो एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है वो है वातावरण के परिवर्तन के प्रति क्रियाशीलता। परिवर्तन होगा तो क्रियाशीलता दर्शाएगा सजीव, परिवर्तन नहीं होगा तो क्रियाशीलता नहीं दर्शाएगा। ये वातावरण के परिवर्तन किस किस में हो सकते हैं? हो सकता है ये तापमान में हो सकता है प्रकाश में हो सकता है, प्रकाश की अवधि में हो सकता है, प्रकाश काल में हो सकता है, प्रकाश की तीव्रता में हो सकता है। ये तीनों अलग अलग चीजें जो है प्रकाश की, वो भी क्या कर सकती है? हमारे सजीवों को परिवर्तित करेगी, मतलब उनके अंदर क्रियाशीलता को जन्म देगी, ठीक है। उसके बाद ये जो वातावरण के परिवर्तन होते हैं इनको हम कहेंगे एक शब्द में उद्दीपन। मतलब जो भी चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में, इनको स्टिमुलेट, या फिर हम बोल सकते हो एक तरह से उद्दीपन। उद्दीपन अगर किसी भी सजीव को मिलता है तो उसके प्रति क्या दर्शाता है? अनुक्रिया दर्शाता है। जैसे कि हम एक कॉमन वे में बात करें कि आपके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए उनको उद्दीपन चाहिए। उद्दीपन का कार्य करता है प्रकाश। प्रकाश होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। उसी तरह से मान लो आपकी बात करो ह्यूमन बींग्स की, तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, ये ताप प्रकाश, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं? क्रियाशीलता दर्शाते हैं। यहाँ तक कि मान लो आपको कोई पिन चुभोएगा तो उसके बाद में आप क्रियाशीलता दर्शाओगे, जबकि आप एक पत्थर को अगर पिन चुभोगे तो शायद वो क्रियाशीलता नहीं दर्शाए, उसके प्रति क्रियाशीलता का उसमें गुण नहीं पाया जाता। हम इसको एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सजीव होते हैं उनमें पाई जाती है चेतना। चेतना ऐसा गुण है जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट को समझने का गुण ही क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में चेतना जो शब्द है
ये इन्वायरमेंट को समझने से लेकर खुद को समझने तक सीमित निर्धारित किया गया है। अब देखो यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मनुष्य के लिए इस चेतना को स्वचेतना कह सकते हैं, जबकि चेतना एक कॉमन वर्ड है, सभी सजीवों के लिए परिभाषित है। इसका मतलब होता है वातावरण का ज्ञान। वातावरण के लिए सभी सजीव ज्ञान रखते हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ क्रियाशीलता दर्शाते हैं, ठीक है, सभी सजीव। लेकिन ये वातावरण को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर परिवर्तित नहीं कर सकते तो फिर ये चेतना तक ही सीमित है। लेकिन मनुष्य जो है ये वातावरण को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता है। जैसे कि मान लो सर्दी बढ़ गई अगर इन्वायरमेंट में, तो मनुष्य उससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहन लेता है, बड़े घर में रहता है ना, हीटर वगैरह का यूज कर लेता है। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है, वातावरण के प्रति अपने आप को बदलने की क्षमता पाई जाती है, और इसी को कहा जाता है स्वचेतना, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर और आगे बात करें तो हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं कोमा पेशेंट। कोमा के बारे में आपने सुना होगा। जब किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है किसी भी कारण से, या फिर हम बोलें कि व्यक्ति का मस्तिष्क अनिश्चित समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ कोमा के कंडीशन में बात करें तो इस प्रकार से निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है जिसको हम स्थायी निष्क्रियता बोल सकते हैं। स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में चल जाता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ब्रेन डेड। स्थायी रूप से निष्क्रिय में जाने का मतलब यही है, ब्रेन क्या हो गया, डेड हो गया। अब वो वापिस से कभी भी ठीक नहीं होगा। बाकी के अंगों को आप चलाते ही रहो, ब्रेन डेड हो गया तो क्या उसमें स्वचेतना पाई जाएगी, क्या नहीं पाई जाएगी। ऐसा पेशेंट को आप लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर कोई कोमा का पेशेंट है जो वातावरण के परिवर्तनों के प्रति क्रियाशीलता नहीं दर्शाता, तो आप उसको क्या कहोगे, लिविंग या नॉन लिविंग। तो ये एक सोचने का विषय है, और इसमें हम बात करें तो ऐसे पेशेंट को नॉन लिविंग तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीज़ें तो चल रही है। स्वचेतना नहीं है तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें तो चल रही है ना, तो हम उसको लिविंग की कैटेगरी में ही रखेंगे। पेशेंट को हम नॉन लिविंग नहीं मानेंगे। नॉन लिविंग का मतलब है जब पूरी सेल्स, आपकी सेल्स जो है ग्रुप में एक साथ अपना फंक्शन करना छोड़ देती है या कार्य करना छोड़ देती है जो उनका मेन काम है, तब उस कंडीशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्या मान लेते हैं, डेड मान लेते हैं। और डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो सेल भी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। जो कोशिकाएँ होती है वो डेड हो जाती है। ये जो भी क्रियाएँ यहाँ पर चल रही है, वातावरण के प्रति क्रियाशीलता या फिर ये जो भी है, ये एक्चुअली हमारी सेल्स की वजह से होती है। क्योंकि जैसे मान लो आपको पिंच बोया जा रहा है और आपको दर्द हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनमें रिसेप्टर लगे होते हैं, पेन रिसेप्टर। आप जैसे ही पिंच बो रहे, डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पर कोशिकाओं में, है ना, और उसके बाद में क्या हो रहा है, आपकी जो पेन रिसेप्टर सेल्स है उन्होंने पेन को एब्जॉर्ब किया, वहाँ से मतलब ग्रहण किया, और उसके बाद में उसको नर्व्स को दे दिया, और नर्व्स उसको लेकर कहाँ पे गई, पेन को लेकर, पेन के सिग्नल्स को लेकर, उनके आवेगों को लेकर मस्तिष्क में गई, और मस्तिष्क ने उसका विश्लेषण कर वहाँ से जो तंत्रिकाएं निकली जिनको हम बोलेंगे चालक तंत्रिकाएं, उन चालक तंत्रिकाओं के द्वारा उस अंग को, उस लक्ष्य अंग को यह सूचना भेजी कि तुम्हें वहाँ से हैंड को रिमूव करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पेन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सजीवों के जो 4 मूलभूत लक्षण हैं, अगर उनके अंदर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो आज हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जिसमें हमारा मेन मुद्दा आज का था सजीवों के मूलभूत लक्षणों को लेकर। और इसी चैप्टर में आगे के क्रम में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसको लेकर, और उसके अलावा हमारे पास में जो साइंटिफिक नेम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच।